हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हमारी जो लास्ट डेज की आपकी सीरीज चल रही है वो हमारा आज का पेट टेस्ट नंबर आपका 70 नंबर का पेट टेस्ट सेट होने वाला है और इसमें हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो भी आपकी परीक्षा में बन सकते हैं वो हम क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। और इसका मैं आपको एक वन लाइनर सोल्यूशन बताने वाला हूँ, मतलब एक अच्छा तरीका जिससे कि आप 20 क्वेश्चन कम से कम 15 से 18 मिनट में कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य का 50%, एमपी का 50 बराबर है सीपी के 70% के। ठीक है, तो आपका परसेंटेज से तो आपका परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एमपी के सामने की वैल्यू को हम एमपी का रेशियो मान लेते हैं और सीपी की सामने की वैल्यू को हम सीपी का रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एमपी और सीपी का रेशियो। ठीक है, तो एमपी का रेशियो सामने वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 और सीपी की सामने वाली वैल्यू आ जाएगी 5। 5 की कोई चीज़ यदि 7 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे 2 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता किस पर है, सीपी पर। गुणा में आ जाएगा आपका 100। 5 से जाएगा ये 20 बार और 20 का गुणा जब 2 में होगा तो ये आ जाएगा आपका 20 दूनी 40%। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 40% का इसमें लाभ हो जाएगा यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और मैंने कैसा निकाला एमपी और सीपी का रेशियो, मैंने आपको पिछले कई सेट पेट सेट में भी बताया और इस बार फिर बता रहा हूँ। एमपी जैसे मान लो एमपी का रेशियो आपका 2 दिया गया है। ठीक है, और बराबर में आपका सीपी का रेशियो 5 दिया गया है। जैसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमपी को आप यहीं रहने दो और इस सीपी को आप यहाँ ले आओ। ठीक है, और 5 को यहाँ पर रहने दो और 2 को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, नहीं तो इससे अच्छा आप क्या करें कि आप एमपी के सामने वाली वैल्यू को आप एमपी का रेशियो मान लो। एमपी के सामने कितनी लिखी है 5, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 5 और सीपी के सामने की वैल्यू कितनी लिखी है 2, तो सीपी का रेशियो हो जाएगा आपका 5:2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन से हम मान सकते हैं। अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। उसने पहली परीक्षा में 600 अंक 420 प्राप्त किए। 600 में से उसे पहली परीक्षा में 420 अंक प्राप्त हुए यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और दूसरी परीक्षा में उसे 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, इसमें यह दिया गया है कि कोई व्यक्ति है वो 2 परीक्षा में शामिल हुआ और पहली परीक्षा जो कि आपकी 600 अंकों की थी उसमें से उसे 420 अंक मिले। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में से उसमें 500 में से उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 600 और 500 कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या कितनी थी, कितने अंकों का पेपर था, आप बोलेंगे 1100 का। ठीक है, 600 और 500 और उसमें से उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए हैं, तो यह आ जाएगा आपका 70%। हम इसे निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने मिले हैं दोनों पेपर में। ठीक है, 11 सत्ते हो जाएगा आपका 77 यानी 770 और एक परीक्षा में उसे 420 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि एक परीक्षा में 400 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 770 अंक प्राप्त किए। 600 और 500 1100 की अंकों वाली परीक्षा में से 770 अंक प्राप्त किए और एक परीक्षा में उसने 420 अंक प्राप्त किए। तो 770 में से जब 420 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 350, यानी दूसरी परीक्षा में उसने 350 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है 500 में से उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो 500 में से उसने 350 यानी 350 हम ऊपर लिखेंगे और परीक्षा कितने की थी 500 की और परसेंटेज पूछा है तो हम आपका 100 लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कर जाएगा, 5 से जाएगा ये 70 बार, तो 70% उसने अंक प्राप्त किए हैं आपकी 500 नंबर की परीक्षा में। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपली तौर पर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना था। सबसे पहले उसने क्या बोला है 600 और 500 की 2 परीक्षाएं यानी कुल नंबर कितने थे 1100 थे। ठीक है, उसमें से उसे 70% अंक प्राप्त हुए हैं। 1100 में से 70% अंक प्राप्त हुए यानी कुल मिलाकर 770 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक परीक्षा में उसे 420 अंक प्राप्त हुए हैं और ये आपका कुल दिया गया है 770 और एक परीक्षा में 420 अंक प्राप्त हुए हैं। तो हमें पता चल गया कि दूसरी परीक्षा में, ठीक है, ये आपकी दूसरी परीक्षा है, तो उसे कितने 350 अंक प्राप्त हुए हैं। अब उसने ये नहीं पूछा कि कितने नंबर उसे प्राप्त हुए हैं 500 में से, उसने पूछा है 500 में से उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो 350 अंक प्राप्त हुए हैं 500 में से गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। आपके 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे और 5 से जाएगा ये 70 बार। ठीक है, तो 70% अंक उसने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से दिया गया है। आर और एस मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि आपका एस और टी है वो मिलकर उसी काम को आप 90 दिन में वो कर सकते हैं। और आर एस और टी सभी एक साथ मिल जाएं तो वही काम 45 दिनों में पूरा हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आर और टी यदि मिल जाएं तो वही काम समान काम पूरा करने में कितना दिन लेंगे, मतलब कितना समय वो लेने वाले हैं। ठीक है, इसे करते हैं। आर और आपका एस ये कर रहे हैं आपके 60 दिन में। ठीक है, और एस और प्लस टी ये कर रहे हैं आपके 90 दिन में। और यदि तीनों मिल जाएं आर प्लस एस प्लस टी तो यही काम हो जाएगा 45 दिन में। ठीक है, अब इनकी हम एफिशिएंसी ले लेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे ये आ जाएगा 180 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 6 से जाएगा ये 3 बार, 9 से जाएगा ये 2 बार, 90 से जाएगा ये 2 बार और 45 चौके होता है कितना 180। अब उसने आपसे पूछा क्या है आर और टी मिलकर समान काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए आर और टी की वैल्यू। ठीक है, यदि मैं
इन दोनों ये आप देख सकते हैं तीन तीन लोगों की क्षमता दी गई है कितनी, 4, और यहाँ पर R प्लस S की क्षमता कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 3। तो आपकी T की क्षमता कितनी निकल कर आ जाएगी, आप बोलेंगे R प्लस S की क्षमता दी गई है 3 माइनस आपकी R प्लस S प्लस T की क्षमता दी गई है 4। तो इसमें से आपका R और S कट जाएगा तो बचेगी क्या, T की क्षमता निकल कर आ गई 1। ठीक है, अब हमें किस किस की जरूरत है, R की है और T की हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, अब हमें R की और निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R और S। ठीक है, सकते हैं एस और टी की क्षमता कितनी दी गई है, एस प्लस टी की क्षमता यहाँ पर दी गई है 2। ठीक है, और माइनस आर प्लस एस प्लस टी की क्षमता दी गई है 4। ठीक है, जब हम इसमें से हटाएंगे तो आपका जो है वो एस और टी आपका दोनों कट जाएगा तो बचेगा आर, और आर में से आर बराबर 4 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा आपका कितना, 2। तो टी और आर की क्षमता कितनी निकल कर आ गई, आप बोलेंगे टी की क्षमता 1 और आर की क्षमता है 2, तो 2 और 1 3 क्षमता निकल कर आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी स्लाइड की कमी है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 180 काम हमें 2 और 1 3 की क्षमता से कराना है, तो कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे 60 बार यह जाने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं एक बार फिर दूसरे कलर में आपको बता देता हूँ। आर, ठीक है, आर और टी की क्षमता निकल कर आ गई 2 प्लस 1 यानी 3 आ गई। ठीक है, और आर और टी से हमें मिलकर काम कराना है, समान काम। तो हमारा कुल काम कितना है, आप बोलेंगे 180 और 2 और 1 3 की क्षमता से करेंगे तो यह जाएगा आपका 60 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, आपको आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका एलसीएम एचसीएफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मेट होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है यह आपकी पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या के। ठीक है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आपकी पहली और दूसरी संख्या के आपका बराबर होने वाला है, यही इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसे आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एलसीएम कितना दिया गया है 147 और गुणा में आपका 7। ठीक है, अब आपको पता है कि हम इसे इकाई अंक से सॉल्व करेंगे। कैसे, आपको 7 कर 7 में गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका लास्ट डिजिट आपका 9 आएगा, और यहाँ पर एक संख्या आपको 21 दी गई है, तो आप ऑप्शन उठाइए और ऐसी कोई अंक देखिए जिसमें आपको इकाई अंक आपको 9 मिले, तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 49। मतलब इसमें भी 9 का 1 में गुणा करेंगे तो इकाई अंक आपका 9 बचेगा और इसमें भी आपका इकाई अंक 9 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखते ही साथ इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर मैं उसकी डिटेल मेथड पे भी आपको बताऊंगा कि उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है आप 1 से 2 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 147 है और गुणा में 7 है, तो यहाँ पर भी हमें लास्ट डिजिट आपका 7 बनाना होगा, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी डिटेल मेथड में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब एलसीएम कितना दिया गया है 147 और गुणा में आपका एचसीएफ कितना दिया गया है 7 और पहली संख्या दी गई है कितनी 21। ठीक है, अब आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपका बी आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 7 से जाएगा ये आपका 3 बार और 3 से जाएगा 3 चौके 12 3 नाम 27, तो आपका बी निकल कर आ गया कितना 49। आप देख सकते हैं वही हमारा उत्तर निकल कर आया है, और इससे अच्छा है कि आप डिटेल मेथड ना कर जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप ऑप्शन से जाइए बाकायदा। ठीक है, क्योंकि 147 का गुणा हम 7 में करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9। तो 21 का हम गुणा किस में कर दें कि हमें इकाई अंक 9 मिल जाए, तो आप बोलेंगे केवल 49 ही ऐसा अंक है। और यकीन मानिए इसमें आपको ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको दो सेम ऑप्शन आपको कभी भी नहीं देगा एसएससी। ठीक है, और एग्जामिनर कोई भी परीक्षा आप दे लीजिए, ये आपका बेस्ट सोल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका औसत से क्वेश्चन है, और इसका मैं आपको अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, 10 व्यक्तियों के औसत भार में 3.5 की वृद्धि होती है। ठीक है, जब उनमें से एक 85 किलोग्राम वाला भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति के भार कितना हो जाता है। ठीक है, 10 व्यक्तियों का औसत भार आपको पता है कि 3.5 आपको दिया गया है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यदि 10 व्यक्तियों के औसत भार में 3.5 की वृद्धि होती है, जिनमें से आपका 85 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके जो 10 व्यक्ति थे उनके भार में कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलेंगे 3.5 की वृद्धि हुई है। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, ये आपका दशमलव है तो आपका 10 नीचे आ जाएगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, तो इसे हम 35 बोल सकते हैं। मतलब 10 व्यक्तियों के भार में कुल 35 की वृद्धि हुई है, तो जो भी व्यक्ति आया है आप उसके भार में वह जोड़ दीजिए। तो 85 में आप जब 35 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा कितना 5 5 10 8 3 11 और 1 12, यानी जो नया व्यक्ति है उसका औसत भार कितना है 120 किलोग्राम है, मतलब 120 किलो का वह व्यक्ति आया है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना है, आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक अपना इमेज बनाकर कि उसे कैसे सॉल्व करना है। उसने बोला है कि प्रत्येक 10 व्यक्तियों के भार में 3.5 की वृद्धि हुई है, तो जितने भी व्यक्ति हैं सब में आप 3 की वृद्धि कर दीजिए, 3.5 की वृद्धि, और जितना भी भार का व्यक्ति गया था उसके स्थान पर तो आपको 85 में ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नया भार वाला व्यक्ति है उसका जो वजन है वो 120 किलोग्राम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक कूलर का क्रय मूल्य आपका 4500 रुपये है, ठीक है। उसकी कॉस्ट प्राइस आपकी 4500 है और ऐसे 18% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका हमें क्रय मूल्य बताना है। अब जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा 9 से कटेगा, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो 4500 रुपये की कोई चीज़ थी और उसे 18% के लाभ यानी 118 में बेचा गया है, ठीक है। और गुणा में आपका 100 लगा देंगे। यदि आप 18 निकालेंगे, केवल 18% निकालेंगे, तो आपको फिर 4500 में जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप 100 में ऐड कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपको राशि निकल कर आ जाएगी। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। अब 45 में छुपा होता है आपका 9 और गुणा 5, और ठीक है। अब आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें आपका 9 का विभाज्यता का नियम लगता हो, क्योंकि जो भी मेरा उत्तर होगा हमें 45 का गुणा 118 में तो करना ही है, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें हमारा 9 का भाग जरूर जाता होगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 5 2 7 और 7 7 14, इसमें आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 5 4 9 और 2 11, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है। चौथा ऑप्शन ले लेते हैं, 5 5 10 3 13, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। केवल थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें आपका 9 का भाग जा रहा है, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। 9 की विभाज्यता क्या होती है, अंकों का योग आपका 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे विद इन सेकंड में आप कर सकते हैं सॉल्व। आपने ऊपर देखा, देखते ही शायद जब आपकी मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी और इतने दिन से आप यदि मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही शायद उत्तर दे सकते हैं कि हमारा 4500 क्रय मूल्य है। तो जो भी हमारा उत्तर निकल कर आएगा, आखिरकार गुणा तो 45 में होगा, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होने वाला है। तो हम सीधा ऑप्शन देखेंगे कि हमारा 9 का भाग किसमें जा रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर थर्ड में जा रहा है, और आप 1 से 2 सेकंड में उत्तर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक दुकानदार अपने सामान को 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु उसकी कितने की 100 की थी और उसने कितने की अंकित कर दी, 25% अधिक अंकित कर दी, यानी 125 कर दी। 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, तो 100 प्लस 25 125 कर दी। मतलब 100 की कोई चीज़ थी, उसे 25% अधिक अंकित कर दी, यानी 125 कर दी, ठीक है। उसके बाद उसे 5% के लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाला डिस्काउंट प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि सीपी पे हमेशा प्रॉफिट काउंट होता है, तो 100 का 5% कितना होता है, आप बोलेंगे 5 होता है, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, आप बोलेंगे 20 का डिस्काउंट दिया होगा। और डिस्काउंट दिया किस पर जाता है, ये दिया जाता है आपका एमपी पर, और गुणा में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। 25 से जाएगा ये 5 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, 5 से जाएगा ये आपका 4 बार। तो 4 का गुणा जब 4 में होगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 16। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। कैसे किया, तो आपको मैंने बताया कि कोई भी चीज़ होती है और हम हमेशा सीपी को 100% मानते हैं, ठीक है। और उसने 25% अधिक अंकित कर दी, तो 100 की चीज़ 125 अंकित कर दी। उसके बाद में उसे 5% का लाभ चाहिए, मतलब लाभ पर बेचा है, तो 100 की चीज़ उसे 5% के लाभ पर बेचना है, यानी 105 में बेचेगा, ठीक है। 105 में बेचेगा। 105 की वस्तु और 125 की वस्तु में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 20 का अंतर है, और यही आपका डिस्काउंट है। मतलब उसने 25% अधिक अंकित किया था और उसमें कोई डिस्काउंट दिया होगा जब तो उसने 105 में बेचा है, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, आप बोलेंगे 20 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है और लाभ हमेशा सीपी पर दिया जाता है, और गुणा में 100, तो आपका उत्तर निकल कर आ गया कितना, 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ी, एक 380 मीटर की और दूसरी आपकी 160 मीटर की, समांतर पटरियों पर 70 किलोमीटर की और 38 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, कहीं लिखा आ गया आपका समान दिशा में, कभी कभी लिखा आ गया आपका विपरीत दिशा में। जब समान दिशा में चलती है रेलगाड़ी तो उनकी जो चाल है वो माइनस होती है, और जब विपरीत दिशा में चलती है रेलगाड़ी तो उनकी चाल, दोनों की चाल आपकी ऐड होती है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया कि आपको केवल एक ही फॉर्मेट याद रखना है, क्या, दूरी बराबर आपका स्पीड गुणा टाइम, डी बराबर एस गुणा टी, ठीक है। अब दो ट्रेनें हैं, तो दो ट्रेनों की या तो वो विपरीत दिशा में चल रही हो चाहे समान दिशा में चल रही हो, दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड होती है। तो 380 और 160 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 380 और प्लस में 160 बराबर चाल कितनी दी गई है, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों की चाल ऐड होगी, 70 और 38 होता है आपका 108, गुणा में आपका समय आपसे पूछा है, ठीक है। और ये आपकी 108 किलोमीटर में दी गई है और ये आपकी मीटर में दी गई थी, ठीक है। तो इसे हम गुणा करेंगे 5/18 से। आपको कंफ्यूजन होता होगा कि हम कब आपको 5/18 से गुणा करना है, कब 18/5 से गुणा करना है। जब भी आपको चाल मीटर में दी गई हो और आपको बड़े में जाना हो, जैसे किलोमीटर में जाना हो, तो आप 5/18 से गुणा कीजिए, और छोटे में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो 18/5 से गुणा कीजिए। गुणा में आपका समय टी चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 380 और 160 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 540, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 540, और आपका यहाँ पर 108 है ही, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका गुणा में, ये हो जाएगा आपका 5/18 गुणा में आपका समय टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 से जाएगा ये 60 बार, 9 से जाएगा ये 12 बार, 12 से जाएगा ये 5 बार, 5 से आपका 5 कट जाएगा, और 18 का गुणा तिरक गुणा यहाँ पर होगा, ठीक है। और टी हमारा बराबर में दिया गया है, तो हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी स्लाइड की कमी थी, फिर भी आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना ही फॉर्मेट याद रखना है, डी बराबर एस गुणा टी, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आपका बोट एंड स्टीम हो, चाहे आपका समय दूरी चाल हो या ट्रेन हो, बस एक ही फॉर्मेट वो है डी बराबर एस गुणा टी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आपका करण की दक्षता विनोद की दक्षता का 240% है, यदि करण एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, करण की दक्षता विनोद की दक्षता का 240% है। ठीक है, जब भी ऐसा केस आए तो सबसे पहली वैल्यू को हमें ऊपर वाली वैल्यू माना है और सबसे नीचे वाली वैल्यू को हमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू माना है। तो करण सबसे पहले आया है तो ऊपर वाली वैल्यू मानेंगे और जो व्यक्ति लास्ट में होगा उसको हम नीचे वाली वैल्यू मानेंगे। ठीक है, तो करण की क्षमता कितनी आ गई, आप बोलेंगे 240 और ये आपकी विनोद की आ गई 100। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करण और विनोद की क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, आप बोलेंगे ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, आप 2 से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2 से जाएगा ये 12 बार और 2 से जाएगा ये आपका 5 बार, तो 12 और 5 के अनुपात में इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, यदि करण एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकता है, अब हमें कुल कार्य क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो करण की क्षमता कितनी है 12 और 24 दिनों में वो कर सकता है, तो टोटल काम यह आ गया। अब आप इसे गुणा मत करिएगा, अभी नीचे हमें कुल काम भी कराना है, ये आपका टोटल काम है। ठीक है, जब हम इसे गुणा करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, वो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों 12 और 5 17 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे, तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24, यानी 24 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब आपको कुछ स्टेप कम भी करना है, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 12 का आप गुणा 34 में तो करेंगे ही, जब तो आपका कुल काम निकल कर आएगा और फिर आपको भाग भी तो देना है दोनों की क्षमता से, तो उससे अच्छा है आप गुणा मत कीजिए, आप सिंपल ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको महत्तम समावर्तक यानी ऐसी आप पूछा है 4, 3, 7 और 15, ये आपका 4/5 और 3/10 और ये आ जाएगा आपका 7/15। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी गई हो, मतलब बटे में आपको चीज़ें दी गई हो, तो ऊपर वाली संख्या जो पूछा है उसने बोला महत्तम समावर्तक, तो उसका हम निकालेंगे क्या एचसीएफ, और हमेशा नीचे वाली संख्या का हम निकालेंगे एलसीएफ। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी जो क्वेश्चन में पूछा है। यदि मान लो यहीं पर यही इक्वेशन पूछी होती और वहाँ पर लिखा होता एलसीएम, तो हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालते। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमें ऊपर वाली संख्या वैसे ही निकालनी है, जैसे उसने बोला 4/5, 3/10 और 7/10 का आप एचसीएफ बताइए, तो ऊपर वाली संख्या का हम केवल एचसीएफ लेंगे और नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनका एचसीएफ बटे में एलसीएम, तो एचसीएफ होता है कॉमन संख्या। ठीक है, तो 4, 3 और 7 इनमें इनका जब आप बारी बारी से भाग करेंगे तो केवल एक ही कॉमन आएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 7 एकम 7 अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें से केवल एक ही कॉमन आएगा, एचसीएफ होगा आपका 7। ठीक है, अब 5, 10 और 15 इनका एलसीएम क्या होता है, इनका भाग आपको जो भी एलसीएम निकल कर आएगा उसमें जाना चाहिए। जैसे मैं या मान लूँ आपका कितना 30 मान लूँ। ठीक है, तो 5 का भाग आपका 30 में जाता है, 10 का भाग भी आपका 30 में जाता है और 15 का भाग भी आपको 30 में जाता है, तो जो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1/30 हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। बस आपको याद इतना रखना है कि ऊपर वाली संख्या मान लो ऑप्शन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एलसीएम निकालो, तो आपको ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, तो नीचे वाली का आप एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 6:17 के अनुपात में हैं। ठीक है, दो संख्याएं आपकी 6:17 के अनुपात में दी गई हैं। ठीक है, और यदि दोनों संख्याओं का योग आपका 92 है, तो दोनों संख्याओं में बीच का अंतर हमें बताना है। इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे 23, और इन दोनों का अंतर हमें बताना है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, आप बोलेंगे इन दोनों का अंतर होगा 11, जबकि हमारा अनुपात में योग मिल रहा है 23, जबकि उसने बोला है 92, तो 92/23, और उसने पूछा क्या है अंतर, तो अंतर का हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 23 से जाएगा ये 4 बार, 23 चौके होता है 92 और 11 चौके होता है आपका 44, तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। ठीक है, 6 अनुपात आपको कितना दिया गया है, 6 अनुपात आपको 17 दिया गया है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग 92 है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, जबकि वो बोल रहा है कितना 92, तो 23 की वैल्यू कितनी दी गई है 92, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकलकर 23/92/23, तो 23 की एक की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, आप बोलेंगे 4। अब उसने पूछा क्या है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात में अंतर कितना दिया है 11, एक की वैल्यू कितनी दी गई थी, आप बोलेंगे 4, तो 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एवरेज से है और इसे सॉल्व करेंगे। औसत बराबर होता क्या है उससे पहले हम बात कर लेते हैं। औसत बराबर होता है आपका पदों की संख्या, ठीक है, सॉरी अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, और बटे में जितने भी अंक हैं, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, मान लो कितने भी अंक हों, मान लो 5, तो जितनी भी संख्या है उससे हम भाग देंगे तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है 23 27 26 और 22 और सी और डी का औसत आपका 28 दिया गया है। अब औसत बराबर मैंने बताया था, तो औसत आपको दिया गया है कितना 28 बराबर, हम क्या करते थे इन सभी संख्याओं को जोड़ते थे और जितनी संख्या है उसका हम भाग देते थे। ठीक है, तो 23 27 26 और 22 और सी और प्लस डी को हम जोड़ लेंगे, तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 और 6 हो जाएगा कितना 8, 8 7 होता है आपका 15, 15 3 होता है 18, ये आ जाएगा आपका 8, हासिल का आपका 1 2 4 6 8 और 1 ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, अब आपका प्लस का है आपका सी और प्लस का है आपका डी। ठीक है, अब बटे में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा आपका
28 गुणा 6, इसका क्रिया गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो 28 गुणा में आपका 6 होगा। और यहाँ पर जो संख्या चलने वाली है 98 प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब 28 चक्के कितना होता है 168, ठीक है। और बराबर में दिया गया है कितना 98 प्लस सी प्लस डी। अब ये 98 आपका इस साइड जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस का, ठीक है। तो हमारा जो सी प्लस डी निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, सी प्लस डी बराबर निकल कर आ गया आपका कितना 168 में से जब 98 जाएगा तो ये बचेगा आपका 70। अब सी प्लस डी का हमें औसत बताना है, तो कितनी संख्या है, 2 संख्याएं, तो हम 2 से भाग कर देंगे तो इनका औसत आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे 35। जितनी संख्याएं दी गई हैं उतनी संख्या से हमें भाग देना है, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि आपका सी डी का औसत कितना होगा, ठीक है। तो हमें पूछा ही जो गया है हम उसी का उत्तर देंगे। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको औसत का मतलब पता होना चाहिए कि अंकों का योग बटे जितने भी अंक हों, ठीक है, उससे हम भाग देते हैं। तो औसत हमें पहले से दिया था, तो हमें जितनी भी संख्या दी गई उससे हमने 13 गुणा कर दिया, फिर हमने बारी बारी से दोनों का औसत निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और ऐसा मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि 16 सीपी का रेशो होता है वो 18 एसपी के मूल्य के बराबर दिया गया है। तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने अभी आपको पिछले ऑप्शन में बताया, जिसके सामने की वैल्यू है हम उसको लिख लेंगे। सीपी के सामने कितना लिखा है, सीपी के सामने लिखा है आपका 18 और एसपी के सामने कितना लिखा है, आप बोलेंगे 16, ठीक है। तो पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत बताना है, तो 18 की चीज़ हमने 16 में बेच दी, 2 का लॉस 18 पर, ठीक है। और गुणा में आ जाएगा कितना आपका 100, 2 से जाएगा ये 9 बार, और 100/9 होता है कितना, आप बोलेंगे 11.1111, ठीक है। 11 नाम 99, आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 का एक उत्तर होगा। ये आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए कि 100/9 होता है आपका 11.11 और 100/8 होता है 12.5 और 100/4 होता है आपका 25%। ये आपको फ्रैक्शन हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन का है और इसे भी हम सिंपली तौर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 132 गुणा में आपका 23/44। सबसे पहले आपका ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ का मतलब ही होता है आपका गुणा, ठीक है। तो ये 132 बटे में आपका 69 और यह हो जाएगा गुणा में आपका 23/44। 23 से जाएगा ये 3 बार, ठीक है। और 11 का 4 गुना होता है, 11 एकम 11 बचेगा आपका कितना 2, 11 दूनी 22। 3 से जाएगा ये 4 बार, 4 से ये 4 कट जाएगा। तो इतना सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिला है, आप बोलेंगे केवल 1 मिला है, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद हमें 1 मिला है, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस ये आ जाएगा कितना 196/28 और गुणा में आ जाएगा कितना 14/49। 14 दूनी होता है कितना 28 और यह होता है आपका 9 से जाएगा ये 4 बार, या फिर हम कह सकते हैं ये आपका 4 बार जाने वाला है, ठीक है। ये कटेगा आपका कितनी बार, 4 बार कटेगा, और 2 से जाएगा ये 2 बार, ठीक है। तो कितना बचा 1 माइनस 2, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा आपका माइनस का 1। जब 1 में से हम माइनस का 2 घटाएंगे तो आपका माइनस का 1 आपका बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। सिंप्लीकेशन का भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका रेशियो प्रपोर्शन से है। माफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात हमारे पास 4:3 है। तो आटे और मक्खन का हमें अनुपात बताना है। जब भी आपको 2 रेशियो दी जाते हैं तो जो हमारा कॉमन रहता है उसको हम हमेशा मिड वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पर आपका चीनी कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका चीनी कॉमन है, तो इसको हम मिड में रखेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा क्या आटा और चीनी और इसे मान लेते हैं मक्खन, ठीक है। अब हमें इनका अनुपात लेना है। आटे और चीनी का अनुपात कितना दिया गया है 3:2 दिया गया है, ठीक है। और आपको चीनी और मक्खन का अनुपात कितना दिया गया है, यह दिया गया है आपको 4:3 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, यह वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं और इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें इनका गुणा करना है। 4 दिया होता है कितना 12 और 4 दूनी होता है 8 और 3 दूनी होता है 6, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात हमें बताना है। आटे और मक्खन का अनुपात हमारे पास कितना दिया गया है 12:6। 6 एकम 6 और 6 दूनी होता है 12, तो आटे और मक्खन का अनुपात 2:1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अगेन आपके सामने एक सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है। 10 + 2 गुणा कोष्टक के अंदर 7 - 4 और भागित आपका 2। सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 10 + 2 गुणा आपका 7 में से 4 गया, ये बचेगा आपका 3 और ये आपका बटे में है आपका 2, ठीक है। और ये आपका भाग में 2 है तो ये आ जाएगा आपका नीचे। 2 से आपका 2 कट जाएगा। 10 + 3 का जब 1 में गुणा होगा तो होगा 3। 10 और 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 13 होता है। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कई सारे बच्चे इसे बोर्डमास का नियम नहीं जानते हैं तो इसे गलत भी कर देते हैं, जिसके कारण आपके ऑप्शन में भी वही क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो आप इसे गलत भी टिक करके आ सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा बोर्डमास के नियम के अनुसार ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 1020 है, ठीक है। आपको एमपी दिया गया कितना, यह दिया गया आपको 1020,
ठीक है। और आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया गया है, वो दिया गया है आपको कितना 703 पॉइंट आपको 8 दिया गया है, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट बताना है, इन दोनों का अंतर कितना होगा। 1020 की चीज़ हमने कितने 703 रुपया 8 पैसे में बेच दी, तो इनका अंतर जो आएगा वो आएगा आपका कितना। अब इन दोनों को घटा लीजिए तो आपको उसका अंतर मिल जाएगा, और वही होगा हमें जितने भी हमने उस वस्तु को बेचा है, तो इनका अंतर होगा आपका 316.2 का अंतर इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे। 316 का 0.2 का डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, आप बोलेंगे हमेशा यह अंकित मूल्य पर दिया जाता है 1020, और यह आ जाएगा आपका गुणा में 100। अब ये कहाँ पर दशमलव है, तो यह दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक है। और अब हम इसे भाग देते हैं, तो यह जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 चौके होता है 12 और 3 एकम 3, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद में कितना बचा आपका 0, 3 पाँचे होता है आपका 15 और 3 चौके होता है आपका 12, ठीक है। 17 दूनी 34 और 17 छक्के 102, बचेगा आपका कितना 3 17 दूनी 34, 2 से जाएगा ये आपका 31 बार, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 31%, क्योंकि आपका 100 आपका बगल में लगा है, तो यह हो जाएगा आपका 31% आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई और सीआई का मिक्स क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का आपका साधारण ब्याज 1120 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8% और 2 वर्ष का आपका ब्याज दिया गया है 1120। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो धनराशि कितनी थी। यदि एक वर्ष में आपका 8% ब्याज लग रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 16% हमें ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 1120 रुपये आपका रुपये में दिया गया है, जबकि 8% की दर से 2 वर्ष का हमारा ब्याज कितना होगा, वो होगा आपका 16, गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100, ठीक है। 4 से जाएगा, 4 चौके 16 होता है और 4 दूनी होता है 8 और बचेगा आपका 3, 4 8 32, ठीक है। अब 4 से जाएगा यह 7 बार, ठीक है। तो जो हमारी राशि निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई, आप बोलेंगे 7000, राशि निकल कर आ गई 7000। और मैंने आपको कई बार बताया कि 2 साल का जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका 2r.r²। इससे आप आसानी से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसने क्या बोला है, समान ब्याज दर 8% और 2 वर्ष, तो 2 वर्ष होने चाहिए और 8% की आपको दर होनी चाहिए। तो 2r, आर का गुणा हम 2 में करेंगे, मतलब 2 का गुणा जब आर में करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा 8 यानी 16, और 8 का हमें एक बार वर्ग कर देना है, तो 8 8 64, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल 7000 का 1 2 और 3 16.64% निकाल देना है, ठीक है। ये आपके 2 जीरो और दशमलव के बाद अभी आपके 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के बाद आपका केवल 7 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 8, ठीक है। उसके बाद में आपका दशमलव लगेगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 7 का भाग किस में जा रहा है, तो थोड़ी स्लाइड की कमी है, आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर होगा। और यदि ऑप्शन में एक ही 8 दिया होता है इकाई अंक, तो हम इसे ऑप्शन नंबर थर्ड मान लेते, ठीक है। लेकिन आपके 2 अंक दिए गए हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7 का गुणा जब 1664 में करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो होगा आपका 1164.68, ठीक है, 48 होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे आपका 1 शून्य लगा हुआ है, दशमलव में आएगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से दिया गया है। प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। कौन, प्रीति 30 दिनों में काम कर सकती है कोई भी, और पायल उसी काम को 90 दिनों में कर सकती है। पायल को लिख देता हूं मैं PA, ठीक है। प्रीति को मैंने P लिख दिया और पायल को PA लिख दिया, ठीक है, PAYL पायल होता है, 90 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो उसने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया है, फिर काम छोड़ दिया, तो फिर कौन करेगा, आप बोलेंगे प्रीति करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका LCM लेंगे, तो यह जाएगा कितना, यह जाएगा आपका 90, यह जाएगा आपका 3 बार, यह जाएगा आपका 1 बार। अब आप ऑप्शन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि अकेली शुरुआती 18 दिन तक किसने काम किया है, पायल ने किया है। तो पायल की क्षमता कितनी है 1, और 18 दिन तक काम करेगी, तो कितना काम करेगी, आप बोलेंगे 18। हमें 90 में से 18 घटा देना है, ठीक है। ये हमारा 18 कट जाएगा, इसमें से हम घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 72, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि प्रीति अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगी, तो यह आ जाएगा आपका 72, और प्रीति की क्षमता है 3, यह आ जाएगा आपका 24 दिन में प्रीति 3 की क्षमता से 72 काम निपटा देगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में अच्छा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और इससे आपके कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन आप गुड अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनको आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं उससे आपको कम से कम कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कम से कम 20 से 25 मिनट में उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत रहने वाली है। तो यह आज का हमारा सेशन था, और इसी प्रकार के सेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, और मिलते हैं अगले सेशन में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद, गया खत्म।